नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए और भी बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम लोगों ने चला रखी है वन शॉट की सीरीज। और इस वन शॉट की सीरीज में राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब का अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति का आज हम लोग वन शॉट करने जा रहे हैं। यह वन शॉट ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि 2023-24 के हिसाब से एनसीईआरटी ने इसमें से काफी टॉपिक हटा दिया है। जहां से मुख्य विवाद था वहां से मुख्य विवाद के बाद के सारे टॉपिक्स हटा दिए हैं, तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो बाकी रहे। तो आज अपना जो वन शॉट है ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, जल्दी से ही अपना खत्म हो जाएगा। और बाकी डिटेल्ड लेक्चर सारे अवेलेबल हैं। अगर आप मुख्य विवाद भी पढ़ना चाहे, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, उद्योग और कृषि में, इनमें पढ़ना चाहते हैं तो उसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और बाकी अगर आप वन शॉट को टारगेट करना चाहते हैं तो ये शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला वन शॉट है। ऐसा वन शॉट है जो आपके 100 आउट ऑफ 100 लाने में आपकी बड़ी मदद, आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बच्चों अपनी टैग लाइन है कि जो वन शॉट में आखिरी तक टिकेगा वही बोर्ड टॉपर के नाम से न्यूज़पेपर में दिखेगा। तो आप लोग लास्ट तक आधा सेकंड भी आपको क्या है वन शॉट का मिस नहीं करना है। पूरा वन शॉट आपको देखना है, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन के साथ आपको वन शॉट देखना है। और अगर आप वन शॉट देखेंगे तो आपका एक एक टॉपिक, एक एक शब्द आपका क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो जाएगा, जब आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन दुनिया में नहीं है जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आए। से खेल सारा का सारा दिमाग का है। अगर दिमाग में हर बात फिट बैठ गई तो फिर आप लोग 100% फिट टू फिट हो 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। तो आधा सेकंड भी आप मिस ना करेंगे वन शॉट को। और आप अपनी बाकी तैयारियों को बेहतरीन बनाने के लिए ये कोर्सेज है हमारे कक्षा 12 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल का, जिसमें आपके डाउट सॉल्विंग ग्रुप से आपके डाउट सॉल्व करे जाएंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, आपकी जो क्लासेस है उसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, और भी ऐसी सुविधाएं आप लोगों को मिलेगी। और अगर आप इन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो टीम के इन 2 नंबरों पे कॉल करें और टीम को बोले नाम मात्र फीस में हमारे इन कोर्सेज को स्टार्ट कर दीजिए। और ये कोर्स आपको मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा आपको आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्न एंड शेयर आर्ट्स की एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इन 2 नंबरों पर कॉल कर करके कोर्सेज लेकर करके अपनी जो पढ़ाई है उसको शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते हैं अपन अपने वन शॉट को। और वन शॉट को शुरू करना हो चाहे किसी भी लेक्चर को शुरू करना हो, एक ही आदत है अपनी, वो ये है कि परिचय से, इंट्रोडक्शन से शुरुआत हो। जो बेसिक होता है ना वो बेसिक में यहां परिचय इंट्रोडक्शन में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जब हम आगे चैप्टर की गहराइयों में बढ़ेंगे ना तो जो बेसिक बेसिक बातें हैं ना वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, वो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और बोर्ड में बड़ा महत्वपूर्ण है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज वो मैं मानता हूं, वो मैं ये मानता हूं कि हर बच्चे को कम से कम जो चैप्टर्स है उन चैप्टरों के नाम का सही अर्थ तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उस चैप्टर का वह नाम क्यों रखा गया है। अगर आप लोगों को चैप्टर के नाम का अर्थ समझ में आ जाता है तो मैं कहता हूं काफी हद तक आप उस चैप्टर की गहराई को समझ चुके हो कि उस चैप्टर में क्या दिया हुआ होगा। पर काफी बार क्या होता है, बच्चे रट्टा मार लेते हैं और उनको चैप्टर का नाम पूछो वही नहीं पता, अर्थ तो बड़े दूर की बात है, उनसे वो तो पूछने का अर्थ ही नहीं बनता। तो इसलिए पर आपसे कोई पूछे, आप बड़े सीना ठोक करके कह सकते हैं कि साहब हमें पूरा चैप्टर भी आता है और हमें इसका अर्थ भी आता है। तो आइए, हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति। अब देखिए, अब पहले एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से समझेंगे अपन। नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित का मतलब होता है बेटा प्लानिंग या प्लान, मतलब सीधी सी बात अगर अपन कहें तो प्लानिंग करना। अब प्लानिंग आप सभी अच्छे से जानते हैं। अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, काफी जो बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उनका टाइम टेबल भी आ चुका है। तो अब आप लोग भी एक प्लानिंग कर रहे होंगे कि साहब अपन दिसंबर में इतना कवर करेंगे, जनवरी में इतना कवर करेंगे, फिर अपन ये वाले जो पेपर है ये सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी एक प्लानिंग कर रहे हो, तो वही प्लानिंग होती है। उसी प्लानिंग की यहाँ पे भी चर्चा हुई है। जैसे अपन कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो अपन प्लानिंग बनाते हैं, पहले मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ से वहां उतरूंगा, फिर वहां से ये गाड़ी पकड़ूंगा, फिर वहां से ऐसे जाऊंगा। तो प्लानिंग तो अपन सभी करते हैं। विकास, डेवलपमेंट। अब विकास का अर्थ क्या होता है कि प्रगति या सुधार की जो स्थिति होती है
प्रगति या सुधार की जो स्थिति होती है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अगर आप लोगों के पहले नंबर 80 में से 60 आए, फिर धीरे धीरे 80 में से 65, 70, 75, फिर 80/80 आने लगे हैं, तो ये क्या हुआ, ये आपका विकास हुआ है, ये आपके इंप्रूवमेंट हुआ है, प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है। और फिर आ जाती है राजनीति। राजनीति को अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो पॉलिटिक्स, पर अब आप सभी बड़े अच्छे से इस बात को जानते होंगे कि पॉलिटिक्स का वह अर्थ नहीं होता जो कि आज तक अपन लोग सोचते हुए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 1 में पॉलिटिक्स का मतलब जानकर के आए। राजनीति का अर्थ यह है कि जो सरकारें कर रही हैं उस पर अपन बता सकें कि क्या सही है क्या गलत है, जो कार्य हो रहा है वो सही है या गलत है। अगर अपन इन्वॉल्वमेंट है तो अपन सब राजनीति में इन्वॉल्व है, ठीक है। सरकार कैसे काम करती है, क्या काम करती है, ये सारे पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के विकास, हमारे देश की प्रगति के लिए, ठीक है, जो अब पॉलिटिक्स को अगर हम आम भाषा में एक बार के लिए कह दे तो हम कह सकते हैं हमारी सरकार। तो हम ये कह सकते हैं कि देश के विकास या प्रगति के लिए सरकार क्या करती है, प्लानिंग कर रही है कि किस प्रकार से देश का विकास करा जाए, किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया जाए, देश को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए, उसके लिए सरकार प्लानिंग कर रही है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि 1947 में जब भारत आजाद होता है तो आजाद भारत से 1947 से किस प्रकार से विकास का काम शुरू होता है। आपने अध्याय 1 में यह देखा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या है। तो एकता, लोकतंत्र, विकास चुनौतियां की आपने चर्चा करी। एकता, लोकतंत्र को अपन कवर कर चुके हैं, अब अपन चर्चा करेंगे विकास की। दूसरे में आपने चर्चा करी थी लोकतंत्र स्थापित करने की जो चुनौती थी, अब वो भी हो चुका था। चुनावों की भी बात कर ली थी। अब सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो था विकास का। तो 1947 से किस प्रकार से विकास की ट्रेन हमारी दौड़ती है पटरी पे, वो अपन लोग जानेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को अगर एक शॉर्ट में अगर मैं कहना चाहूं, मैं लिखना चाहूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए नियोजन, ठीक है। देश की प्रगति के लिए क्या करना है, नियोजन करना है, मतलब प्लानिंग बनानी है, ठीक है। जैसे हम सब अपने जीवन में प्लानिंग बनाते हैं कि साहब मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये ऐसा जीवन में ऐसा करूंगा, ये काम करके मैं इस पद पर पहुंचूंगा। हमारे जीवन की सबकी एक प्लानिंग होती है ना, जीवन की छोटी हमारे हर दिन की प्लानिंग होती है, सुबह इतने बजे उठेंगे, ये करेंगे, तो हमारी सबकी एक प्लानिंग होती है। तो देश को आगे प्रगति पे ले जाने के लिए, उसको विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता है। तो अब ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग 1947 से शुरू करते हैं अपन 1947 से, कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ है तो उस समय हम लोगों ने विकास के लिए क्या रास्ते अपनाए हैं। अब विकास के लिए जो रास्ता था, उस समय दुनिया में 2 रास्ते चल रहे थे बच्चों, और वो 2 रास्ते कौन कौन से थे, देखिए। दुनिया में 2 रास्ते थे। एक रास्ता था पूंजीवादी रास्ता। पूंजीवाद का मतलब ये होता है जहां पर सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। मतलब आप बोलोगे सर सरकार नहीं होगी, सरकार होगी, सरकार कानून बनाने के काम करेगी, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगी, सरकार चुनाव लड़ेगी, ये काम सरकार के हैं। परंतु क्या उत्पादन करना है, मतलब क्या बनाएगा, ये प्राइवेट सेक्टर तय करेगा। कैसे बनाएगा, मशीनों से बनाएगा, मजदूरों का प्रयोग करेगा, ये प्राइवेट सेक्टर तय करेगा। और किसको देना है, मतलब उसी को देंगे जो उसका पेमेंट करेगा, तो ये प्राइवेट सेक्टर तय करेगा। मतलब जहां पे सरकार कम से कम हस्तक्षेप या कम से कम इन्वॉल्वमेंट अपना रखती है। मतलब उत्पादन क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है, इसके मामले में सरकार बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। ये वाली जो प्रणाली है, ये वाला जो सिस्टम है, ये चलता था यूएसए में, अमेरिका भैया में। अब दूसरी तरफ जो है वो है समाजवाद का मॉडल। समाजवाद से जैसे नाम से पता चल रहा है कि समाजवाद, समाज के लिए, तो यहां पर समाज के लिए कौन काम करता है। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सरकार और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है। तो यहां पर लाभ कमाने के उद्देश्य से काम हो रहा है, और यहां पर समाजवाद में सरकार ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करेगी। सरकार तय करेगी कि क्या उत्पादन करना है, सरकार तय करेगी कि मशीनों से होगा या मजदूरों से होगा, सरकार तय करेगी किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितनी दर, कितनी रेट पर, कितने मूल्य पर देना है, ये सब कुछ सरकार तय करती है। यहां पर जो ज्यादा कंट्रोल होता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। और ये वाली व्यवस्था उस समय के यूएसएसआर या सोवियत संघ या आज के मौजूदा मैं कह सकता हूं अपने परम मित्र, घनिष्ठ मित्र रूस, उसमें समाजवाद की व्यवस्था चल रही थी।
अब जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो पूरी दुनिया में या तो पूंजीवादी मॉडल या समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल सबसे ज्यादा आप देखोगे अमेरिका, और समाजवादी मॉडल यूएसएसआर या सोवियत संघ या रूस जिसको हम आज कह रहे हैं। ठीक है, रूस इस सोवियत संघ का एक देश है बेटा, ठीक है, या बाकी आप सब उस वाली किताब में पढ़ ही चुके हैं, और उस समय शीत युद्ध का भी दौर चल रहा है। तो अब भारत को यह देखना था कि पूंजीवादी अपना है या समाजवादी अपना है। तो अब जो भारत के नेता हैं, भारत के नेताओं ने यह सोचा कि अगर हम लोग पूंजीवादी अपना लेते हैं, अगर कैपिटलिज्म अपना लेंगे तो यहां पर क्या होगा, अमीरों का ही दबदबा हो जाएगा। जो गरीब है, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको तो आगे आने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अमीर होगा वही फैक्ट्री लगाएगा, वही देश के लिए उत्पादन करेगा, वही ज्यादा काम करेगा। तो पूंजीवादी तो क्या है, नहीं साहब, पूंजीवादी तो अपन को नहीं अपनाना। तो फिर अगर पूंजीवादी भी नहीं अपनाएंगे तो समाजवादी अपना लेते हैं, समाजवाद हो जाता है। सरकार सब कुछ तय करेगी, कहां कितने उद्योग खोलने हैं, कहां कितने लोगों को रोजगार देना है, कहां क्या काम करना है, ये सरकार तय कर लेगी। तो फिर समाजवाद जब तय करने लग गए तो जो बिजनेसमैन है, जो प्राइवेट के सपोर्टर्स है, उन्होंने ये बात कही कि अगर सारे काम सरकार तय करेगी तो फिर जो देश में टैलेंट है ना वो खत्म हो जाएगा। बोले कैसे खत्म हो जाएगा? बोले जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई बहुत अच्छा काम करना आता है, ठीक है, मैं खुद अपनी फैक्ट्री खोल करके ज्यादा अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर करके उत्पादन ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है, पर सरकार ने कह रखा सिर्फ हम करेंगे, आपको नहीं करना है। तो मतलब हमारा टैलेंट तो दब गया, हमारा ज्ञान जो है, हमारा टैलेंट है वो देश के काम नहीं आ पाया। सरकार ने बोला बात तो सही है, तो फिर इसलिए हमने ना पूंजीवाद को अपनाया ना समाजवाद को अपनाया, हमने बीच का रास्ता निकाला और हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब था जिसमें दोनों के गुण होंगे, जिसमें दोनों के गुण होंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी है, पूंजीवाद के भी गुण होंगे और समाजवाद के भी गुण होंगे। परंतु मैं आपको बता देता हूं 1947 में देश की जो सत्ता संभालते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी संभालते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी स्वाभाविक तौर पे थोड़े समाजवाद की तरफ उनका ज्यादा झुकाव होता है। 1947 से लेकर के 1964 तक उनका दौर चलता है। 1964 में 27 मई को उनकी डेथ होती है। जब तक वो समाजवाद के कट्टर समर्थक के रूप में देखने को मिलते हैं। समाजवाद, वो ये चाहते थे कि समाज में से अगर ये सारी असमानताएं दूर कर सकते हैं तो समाजवाद के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर पूंजीवाद के द्वारा लेकर के आ गए तो जो गरीब, जो वंचित है, वो वंचित का वंचित ही रह जाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी जी भी स्वाभाविक तौर से थोड़ा समाजवाद की तरफ झुकाव था। 1947 से 91 तक का अगर हमारा दौर रहता है तो हम मिश्रित होते हुए भी समाजवाद की तरफ हमारे देश की सरकारों का थोड़ा सा रुख ज्यादा होता है। अब सवाल यहां पे यह खड़ा होता है कि क्या सही था, क्या गलत था? तो बिल्कुल सही था। उस समय की स्थितियों को अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पूंजीवाद को अपना लेते तो शायद हमारे देश के जो छोटे मोटे उद्योगपति है उनकी स्थिति खराब हो सकती थी और भी हालात थोड़े बिगड़ सकते थे। तो उस समय की स्थितियों को देखते हुए हम मानते हैं कि समाजवाद का रुख अपनाया सरकार ने, वो ठीक था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थे पर समाजवाद की तरफ थोड़ा रुख ज्यादा है। अब चलो सरकार ने बोल दिया कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, पर इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, अब इसको चलाने के लिए जो मॉडल हमने अपनाया है ये हमारा मॉडल है, ठीक है ना, ये हमारा मॉडल है, इसी के हिसाब से अब हम लोग आगे काम करेंगे। तो अब जब ये मॉडल है तो इस मॉडल को चलाने के लिए कोई संस्था भी होनी चाहिए। संस्था का मतलब क्या है? कोई लोगों का ऐसा संगठन होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए जो इस मॉडल को चलाए। तो आप बोलोगे सरकार है सर, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तय करेगी, बिल्कुल सही बात है, पर सरकार के पास एक नहीं अनेकों काम है। विकास का भी काम है, लोकतंत्र का भी है, चुनाव भी लड़ने हैं, और भी अनेकों जो बहुत से काम है वो करने। एक स्पेशली विकास के लिए ही एक ऐसी संस्था बना दी जाए। तो ऐसा ही काम उस समय 15 मार्च 1950 को करा गया। बच्चों कब करा गया? 15 मार्च 1950 को करा गया। एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था योजना आयोग। क्या बनाई गई? योजना आयोग। नाम से आपको पता चल रहा है कि योजना, प्लानिंग करने वाली, योजना या नियोजन या नियोजित, इनका अर्थ प्लानिंग ही होता है। तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बना दिया गया। अब इसने क्या काम करा, कैसे काम करा, ये सब आज के वन शॉट में अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे, अब भी ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे। एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूं इसमें। फिर ये 1950 से बना हुई ये संस्था चल रही थी। फिर 1 जनवरी 2015 को मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संस्था को हटा कर करके नीति आयोग बना दिया। क्या बना दिया? नीति आयोग बना दिया। ओके, तो योजना आयोग और नीति आयोग, इन दोनों में क्या अंतर है वो अपन लोग जानेंगे। तो अब विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करेगी? प्लानिंग बनाएगी। जैसे कि योजना आयोग बनाया है, वो प्लानिंग करेगा कि हमें देश को में क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। और योजना आयोग जो
तय करेगा उस पर सरकार विचार विमर्श करेगी और फिर सरकार उस पर निवेश करेगी, पैसा लगाएगी और देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अब जब बात आती है डेवलपमेंट की, जब बात आती है विकास की, तो दिमाग में हमेशा एक सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या जो आपके लिए विकास है क्या वो मेरे लिए भी विकास है। देखिए, अगर मैं आपकी और मेरी तो बात करूं तो अपने दोनों के लिए तो एक ही चीज विकास है। क्या है? आप लोगों के बेहतर से बेहतर नंबर आए, आप लोग जीवन के सर्वश्रेष्ठ पदों पर पहुंचे, आप जीवन की हर ऊंचाइयों को छुए, तो उसमें आपका भी विकास है और मेरा भी विकास है। क्योंकि शिष्य जब सफल होता है तो गुरु के लिए उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होती। पर अगर नॉर्मल जीवन में देखें, माता पिता का बच्चों के साथ और गुरु का शिष्य के साथ संबंधों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जीवन में हर व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है। एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए विकास हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगला जो हमारे दिमाग में सवाल उठता है वह सवाल यही उठता है बच्चों कि क्या विकास सबके लिए सेम है? क्या विकास सबके लिए सेम है? क्या विकास सबके लिए सेम है? अब देखिए, थोड़ा सा तो आप क्या है, कड़ियों को जोड़िए बेटा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सोशल साइंस के, आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के आप स्टूडेंट हैं तो हमारा काम हमेशा जोड़ने का होता है। चाहे टॉपिक्स को जोड़ने की बात हो, सोसाइटी को जोड़ने की बात हो, हर जगह हम जोड़ने वाली बात करेंगे, तोड़ने वाली बात नहीं करते। तो आप जोड़ना सीखिए जीवन में। कैसे जोड़िए? हम लोगों ने अध्याय 1 में जब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आंदोलन जब चल रहा था तो हमारे सभी महापुरुषों के बीच में 2 बातों को लेकर के सहमति बन चुकी थी। एक तो ये कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो देश जो चलेगा वो लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, और दूसरी बात ये थी कि सबका विकास होगा। सबके विकास का अर्थ यह है कि किसी एक व्यक्ति या एक समुदाय का विकास नहीं होगा, सबका होगा। और जो समाज में बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं उनके लिए सरकार विशेष प्रावधान करके उनको आगे लाने का काम करेगी। तो अब जब सरकार विकास की प्रतिबद्धता ले रही है कि विकास होगा, तो सवाल यह है कि क्या विकास सबके लिए सेम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, अगर इसका एक आम जवाब दे दूं तो नो, सबके लिए विकास सेम नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता विकास सबके लिए सेम? उदाहरण के तौर पर मैं जैसे आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में रहते हैं, वहां पर बच्चों के लिए पार्क नहीं है, तो आप सारे जो कॉलोनी के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वहां पे एक खेल का मैदान बने, एक पार्क बने। ओके, तो वो पार्क आप लोग चाहते हैं कि अगर यहाँ पे पार्क बन जाता है, खेलने के लिए मैदान बन जाता है, तो वो हमारा विकास है, वो हमारा डेवलपमेंट है। ठीक है। और जो माता पिता हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं साहब, यहाँ पर एक कोई ट्यूशन सेंटर खोल दिया जाए, बच्चे घर पे पढ़ते नहीं है तो सारे दिन वहां बैठे रहे। तो आपके लिए तो वो गलत हो जाएगा ना। स्कूल में भी पढ़ो, फिर घर पे आते ही वापस माता पिता वहां भेज देंगे। तो अगर वो आपके लिए विकास है, दूसरों के लिए जरूरी नहीं है विकास हो। इसके अलावा छोटे मोटे उदाहरण जैसे मैं आपको और देता हूं। जैसे आपने देखा होगा काफी लोग फुटपाथ पे अपना जीवन बिताते हैं। अब जैसे अगर जो बाकी लोग हैं वो अगर उनको देखेंगे तो कहेंगे यार इन लोगों ने गंदगी फैला रखी है, यहाँ रहते हैं फुटपाथ पे, ठीक है, सही नहीं है, इनको हटाना चाहिए सरकार को। अब बाकी सबकी नजर में क्या होगा कि उनको हटाना ही विकास है, कि अच्छा प्रगति होगी, साफ सुथरा होगा, अच्छा लगेगा। पर उन लोगों के लिए विकास क्या है कि हमें कोई यहां से ना निकाले, क्योंकि हम यहां कम से कम रह रहे हैं, हमारा जीवन यापन हो रहा है। तो विकास हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए विकास एक जैसा नहीं हो सकता। आपके लिए विकास अलग है, किसी और व्यक्ति के लिए विकास अलग है। किसी के लिए सड़क बन जाना विकास है, डेवलपमेंट है, तो किसी के लिए अस्पताल बनना विकास है। किसी के लिए विद्यालय बनना विकास है, तो किसी के लिए और कुछ काम होना विकास है, डेवलपमेंट है। पर विकास की बस सीधी सी एक जीवन में अपन जो परिभाषा मानते हैं वो ये प्रगति होना या सुधार होना। अगर कहीं पर भी किसी भी चीज में कोई प्रगति हो रही है, सुधार हो रही है, तो वो हमारा क्या होगा, विकास होगा, वह डेवलपमेंट होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब आगे का जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि भारत कौन से विकास की बात कर रहा है। भारत के लिए विकास के क्या अर्थ हैं? भारत के लिए विकास के अर्थ, भारत के लिए विकास के अर्थ क्या है? देखिए, भारत के लिए हमेशा, भारत में किसी भी दल की सरकार आई हो उनके लिए विकास के अर्थ सेम रहे। क्या रहे कि हम लोगों को आर्थिक संवृद्धि करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, और आर्थिक
संवर्धी या इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सा अर्थ हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों को जीडीपी को बढ़ाना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है हमारे देश की सीमाओं के अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं उनको जिस बाजार मूल्य पर बेचा जाता है वो हमारी जीडीपी कहलाती है। तो हमारी ज्यादा से ज्यादा जीडीपी होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में सामान बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा देश में सामान बन रहा है, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, रोजगार ज्यादा मिला हुआ मतलब लोगों का अच्छा खासा पैसा, उनका जीवन बेहतर चल रहा है। तो आर्थिक संवर्धी करना, जीडीपी बढ़ाना, ये हर सरकार का एक लक्ष्य रहता है और शुरुआत से हम मानते भी हमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। हर देश का एक सपना रहता है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे, पर इसके साथ साथ हमारे देश की सरकारों का एक और विकास का अर्थ है, वो है सामाजिक न्याय। वह है सामाजिक न्याय या जिसको हम लोग कहते हैं सोशल जस्टिस। मतलब हमारी सरकारें ये चाहती हैं कि अगर आर्थिक और सामाजिक न्याय लिख सकते हैं आप लोग, आर्थिक संवर्धी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये बहुत जरूरी है, पर इसके साथ साथ हमें आर्थिक और सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आर्थिक संवर्धी के चक्कर में कोई समुदाय बहुत ज्यादा पिछड़ जाए, ऐसा ना हो, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, ऐसा ना हो। तो हमें सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखना है और हमें आर्थिक संवर्धी का भी ध्यान रखना है। इसके लिए हमेशा एक बहुत अच्छी लाइन यूज करी जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ठीक है, हमें आर्थिक संवर्धी के साथ साथ क्या है, सामाजिक न्याय भी करना होगा। तो यही भारत के लिए विकास का अर्थ है कि वो आर्थिक संवर्धी पे भी फोकस करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फोकस करते हैं और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस पर भी फोकस करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ये भारत के लिए विकास के अर्थ है। ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के चक्कर में कोई समुदाय या कोई व्यक्ति जो है वो पिछड़ जाए, और ऐसा भी ना हो कि सिर्फ आर्थिक और सामाजिक न्याय के सोचते सोचते हम लोग कभी आर्थिक संवर्धी की तरफ ना बढ़े। ये जो बेसिक बात थी हमारे डेवलपमेंट की, हमारे विकास की कहानी की जो नींव थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब अपन शुरू करते हैं, और यहां जो अभी इस स्लाइड पर आपको समझाया उससे एक नया ताजा बिल्कुल उदाहरण सा अपन लेकर के आगे बढ़ेंगे। और हमारी जो पहली हेडिंग है वो है राजनीतिक फैसले और विकास। ठीक है, अब विकास, डेवलपमेंट, हम लोग हर 5 सालों में वोट देते हैं, मतदान करते हैं। आप तो भी नहीं करते होंगे, 18 साल के बाद आप करेंगे। और हम लोगों को 3 बार वोट का मौका मिलता है, एक बार लोकसभा के चुनाव में, एक बार विधानसभा के चुनाव में, और एक बार जो स्थानीय चुनाव होते हैं नगर निगम के या सरपंच के, इनके। तो हम 3 बार हमारे 5 साल के अंतराल में वोट कर रहे हैं, और हर बार एक मुद्दा रहता है कि हम विकास करेंगे, हम आपकी कॉलोनी की स्थिति सुधारेंगे, हम आपके जिले की, आपके राज्य की स्थिति सुधारेंगे, हम देश की स्थिति को बेहतर करेंगे। तो विकास के नाम पर हम वोट डालते हैं, विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट डालते हैं। और ये जो विकास का मुद्दा है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ है, और सरकार से जो फैसला, जो डिसीजन जुड़ा हुआ होता है, वो राजनीतिक फैसला तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो इसलिए हम लोग विकास और राजनीतिक फैसले के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा जो एग्जाम्पल यहां पे लिया गया है आपकी किताब में, वो लिया गया है बच्चों एनसीईआरटी का, उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में आयरन ओर बहुत है। आयरन ओर का मतलब होता है लो अयस्क, जिसको कहा जाता है। आयरन ओर का मतलब होता है लो अयस्क। लो अयस्क या आयरन ओर क्या होता है, पहले वो सुन लो। लो अयस्क आयरन ओर एक प्रकार का खनिज है, ठीक है ना, जो कहीं चट्टानों में से, खदानों में से, जंगलों में से कहीं स्थान पे कहीं पर आपको आयरन ओर मिलेगा। इसी आयरन ओर से, लो अयस्क से ही लोहा निकलता है। उसी लो अयस्क से फिर क्या बनता है, स्टील बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इस्पात कहते हैं। तो वहां पर क्या है, उड़ीसा में लो अयस्क की बहुत बड़ी बड़ी खदानें थी, बहुत बड़ी बड़ी माइंस थी, जहां पर बहुत सारा लो अयस्क आयरन ओर निकल सकता था। अब जब वहां से बहुत सारा आयरन ओर निकल सकता है, तो हम उससे आयरन भी बना सकते हैं, हम उससे स्टील भी बना सकते हैं, और वो पूरी दुनिया में बेच कर करके भारत की जीडीपी, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है, आर्थिक संवर्धी हो सकती है। तो अब आइए देखते हैं। तो उड़ीसा में इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी, तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह रूप में उभरा। अब इस्पात का मतलब होता है स्टील।
इस्पात का मतलब क्या होता है? स्टील। तो अब स्टील की क्या है, पूरी दुनिया में मांग थी कि साहब स्टील चाहिए, स्टील चाहिए, स्टील चाहिए। जब स्टील की पूरी दुनिया में मांग थी तो उड़ीसा क्या हो गया, एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। क्यों उभरा? क्योंकि उड़ीसा में लोह अयस्क बहुत था, वह लोह अयस्क जिससे क्या होता है, इस्पात या स्टील बनता है। तो अगर स्टील की डिमांड है तो मतलब लोह अयस्क चाहिए, और लोह अयस्क कहां पर है? उड़ीसा में। तो जैसे ही उड़ीसा में लोह अयस्क की खदानें देखने को मिली तो उड़ीसा का जो इंपोर्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सरकारें वहां पर चाहेंगी कि फैक्ट्रियां आए, उस लोह अयस्क को निकाले, उसको स्टील में परिवर्तन करे और फिर पूरी दुनिया में क्या है, उसको बेचे और भारत का प्रॉफिट कराए। उसने उस करने का मतलब क्या है, यहां पे भारत की केंद्र सरकार ने और उड़ीसा की राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने क्या करा, पूरे विश्व में जो इस्पात बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ, और देश के अंदर जो इस्पात बनाने वाली कंपनियां हैं वो देखो, इस्पात बनाने के लिए क्या भाई, पहले तो आपको वहां से वो खनिज लोह अयस्क निकालना पड़ेगा। अब जब लोह अयस्क आप निकालोगे उसके बाद उसको रिफाइन करना पड़ेगा, फिर उससे स्टील बनेगा, फिर वो बेचा जाएगा। तो उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अब सरकार ने क्या करा, पूरे विश्व में जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस्पात बनाती है उनसे बात करी, देश के अंदर जो कंपनियां हैं उनसे बात करी, और उनके साथ क्या है, सहमति पत्र साइन कर लिया। इसको इंग्लिश में MOU कहा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सहमति पत्र हस्ताक्षर कर लिया, मतलब उन कंपनियों को परमिशन दे दी कि साहब आप यहां पर जाइएगा और उस खनिज को निकालिएगा और स्टील में परिवर्तित कर करके पूरी दुनिया में बेचिएगा। यह काम किसने करा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कर लिया है। अब देखिए समस्या कहां उत्पन्न होती है। अब देखिए, अगर यह काम हो जाता है, मतलब सरकार ने जो MOU साइन करा है, इस MOU के साइन करने से फायदे क्या हुए, मतलब क्या बेनिफिट उड़ीसा को और भारत को मिलेगा। सबसे पहला, पूंजी निवेश बहुत होगा बच्चों। देखिए, पूंजी निवेश होगा। पूंजी का मतलब एक प्रकार से खूब सारा जो पैसा है वो यहां पर लगाया जाएगा उड़ीसा में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको समझिएगा। अब कोई भी बाहर से कंपनी आएगी, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ ऐसे पैसा नहीं आता। पूंजी का मतलब संपत्ति है, असेट है, जो आपकी है, जो आपके ऊपर बोझ नहीं है। तो आप पूंजी में, मशीनें जो है वो भी पूंजी में, एक फैक्ट्री बिल्डिंग बन रही है वो भी पूंजी में, और इन सब में पैसा खर्च होता है। इसलिए हम क्या कह देते हैं कि कैपिटल मतलब मनी हो जाता है। अब बाहर से कोई कंपनी आएगी तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी लेकर के आएगी, मतलब पूंजी लेकर के आ रही। वो यहां फैक्ट्री बनाएगी तो क्या करेगी, पैसा लगाएगी, तो पूंजी बहुत आएगी। इंडिया में खूब सारी पूंजी आएगी, और जब वो बाहर से आ रहे हैं तो क्या होगा, बाहर से दूसरी करेंसी लेकर के आएंगे, मतलब जैसे मान लीजिए डॉलर लेकर के आएंगे। तो और डॉलर जब हमारे देश में आ रहा है और जब हमें कुछ इंडिया को खरीदना होगा तो हमें भी पेमेंट डॉलर में करना होगा, तो मतलब हमारे पास डॉलर बढ़ जाएगा और हम जब कुछ भी खरीदेंगे तो हम आसानी से डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, पूंजी निवेश होगी, पैसा भारत के अंदर, उड़ीसा के अंदर आएगा और विकास के कार्य होंगे। रोजगार के अवसर, मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा। अब कंपनी चाहे ऑस्ट्रेलिया की आए, अफ्रीका की आए, अमेरिका की आए, न्यूजीलैंड की आए, जापान की आए, कंपनी कहीं की भी आओ, काम तो यहीं के लोग करेंगे ना। काम तो यहीं के लोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है ना, कभी कभार घर में कहा जाता है कि काम तो घर के ही आएंगे, ठीक है ना। परिवार चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, पर परिवार ही काम आएगा। सबसे पहले आस पड़ोस, रिश्तेदार, भाई बहन, सब जो है वो बात की बात है। सबसे पहले जो घर में रह रहा है वही काम आएगा। तो उसी प्रकार से चाहे कंपनी कहीं की हो तो काम कौन करेगा, काम तो भारतीय ही करेंगे, इंडियंस ही करेंगे। तो भारतीय जो लाखों लोगों को क्या हो जाएगा, उड़ीसा के और पूरे भारत के काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जब उनको रोजगार मिल जाएगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने का मतलब है बेटा, हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सुधरेगा, हमारी जीवन स्थिति जो है वो बेहतर होगी। तीसरा, राज्य एवं देश का आर्थिक विकास होगा। अब राज्य एवं देश का आर्थिक विकास कैसे होगा, ये लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा किसके पास आ रहा है, सरकार के पास आ रहा है। सरकार वहां पे सड़कें बनवाएगी, सरकार हॉस्पिटलें बनवाएंगी, सरकारें स्कूलें बनवाएंगी। फिर ये जो सामान बनेगा वो पूरी दुनिया में बिकेगा, उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, तो इंडिया का नाम होगा। तो राज्य एवं देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो अगर ये स्टील प्लांट लगते हैं, अगर ये इस्पात संयंत्र लगते हैं उड़ीसा में, तो इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। परंतु सिर्फ इतना आसान सा मामला होता तो फिर हम लोग पढ़ते ही क्यों गुरुजी। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी समस्या है। तो समस्या क्या है वो देख लेते हैं। समस्या ये है, लोह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में है। अब देखिए समस्या कहां पर है,
जो लो एशक के ज्यादातर भंडार है ना, वो उड़ीसा के ऐसे इलाकों में जो अविकसित इलाके, मतलब वहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रखा, ज्यादा विकास नहीं हो रखा। और उन अविकसित इलाकों में भी ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं। तो राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में ये लोग आवश्यक है। अब आदिवासियों को डर है अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और आजीविका भी छिन जाएगी। अब आदिवासी समुदाय कहता है कि अगर यहां पर फैक्ट्रियां खुलेंगी, यहां पर उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, मतलब सरकार हमें तो उठाएगी, क्योंकि हम तो वहां रहते हैं। तो अब जब पता चल गया यहाँ पे खनिज है तो वो निकालेंगे, तो हमें तो यहाँ से विस्थापित करेंगे, मतलब हमें हमारे जंगल, हमारे जो स्थान है वो छोड़ करके जाने पड़ेगा, हमें यहां से जाना पड़ेगा। तो उनको डर है कि साहब हमारा तो जो स्थान है, हमारा तो जो घर है, उससे हमें निकाल दिया जाएगा। और जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका तो पूरा जीवन उस एरिया में जहां रहते हैं, उन जंगलों पे, उन पेड़ पौधों पर, उसी पर निर्भर होता है। तो उनकी आजीविका भी उसी पर निर्भर है। आजीविका का मतलब क्या होता है? आजीविका का अर्थ यह है बेटा, जिससे आपका जीवन चल रहा हो। जीवन किससे चलता है? पैसों से चलता है। पैसे कहां से आते हैं? कमाने से आते हैं। कमाना किसमें? तो आप जो भी काम करते हो वही आपकी आजीविका। आज मैं अगर पढ़ा करके पैसा कमा रहा हूं तो मेरी आजीविका क्या है? पढ़ाना है। कोई डॉक्टर पेशेंट को चेक करके देख रहा है, पैसे कमा रहा है, वो उसकी आजीविका है। तो उसी प्रकार से जो आदिवासी समुदाय है वो तो वहीं जो पेड़ में फल फूल जो भी मिल रहा है उसको बेचते हैं और उसी से अपना पालन पोषण कर रहे हैं। तो इनको डर था, आदिवासी समाज के लोगों को ये डर था कि भैया हमारे यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, हमें हमारे स्थानों को छोड़ना पड़ेगा और जो हमारी आजीविका है ना वो भी हमसे छीन ली जाएगी। पर्यावरणविद, अभी पर्यावरणविदों कौन होते हैं? पर्यावरणविदों का मतलब है जो पर्यावरण की चिंता करने वाले हैं कि नहीं साहब पर्यावरण को नुकसान होगा। तो पर्यावरण के जो संरक्षक होते हैं, आप देखते होंगे काफी संगठन भी बने हुए होते हैं जो पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं। इनको क्या डर है? ये कहते हैं खनन होगा, मतलब वहां से जब आप खनिज निकालोगे, खुदाई करोगे और वहां उद्योग बनेगा, तो उससे क्या होगा? जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो क्या होगा? प्रदूषित होगा, वो खराब होगा। तो इसलिए सरकार को ये नहीं करना चाहिए। आदिवासी समुदाय क्या कह रहा है कि साहब हमें विस्थापित होना पड़ेगा, आजीविका छीननी पड़ेगी, इसलिए मत करो। पर्यावरण विद ये कह रहे हैं कि खनन और उद्योग होगा तो वहां पर पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो इसलिए मत करिए। केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश में पूंजी निवेश को बाधा पहुंचेगी। अब केंद्र सरकार को डर यह है कि अगर अब मना कर दिया, अब जो विदेश, चलो देश के तो जो उद्योगपति उनको तो मना कर देंगे, पर जो विदेश वालों के साथ हमने MOU साइन कर लिया है, अब अगर उनको मना कर दिया तो देश की एक बहुत बुरी इमेज बनेगी। कल को सब कहेंगे अरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट, सरकार साइन करके मना कर देती, भाई नहीं कराना, तो हमारी इमेज खराब होगी और भविष्य में हमारे पास इन्वेस्टमेंट या निवेश नहीं आएगा। तो जिससे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो रोजगार नहीं मिलेंगे, आर्थिक विकास नहीं होगा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आदिवासी समुदाय का अपना डर है, पर्यावरणविदों का अपने डर है, केंद्र सरकार को ये डर है कि सब देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा और देश की एक बेड इमेज, खराब इमेज विश्व में बनेगी। अब आ जाते हैं राजनीतिक टकराव पे। अब आ जाते हैं राजनीतिक टकराव पर। फैसला लेते समय हितों की तुलना। अब पहली बात तो देखिए, फैसला लेगा कौन? फाइनल डिसीजन तो सरकार का ही होगा, पर और सरकार जब भी फैसला लेती है तो वो कुछ हितों को देखती है, कुछ फायदों को देखती है। फायदे किस किस के देखती है वो देखिए, ठीक है ना। फैसला लेते समय हितों की तुलना, सबसे पहले एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। तो सरकार क्या देख रही है कि एक सामाजिक समूह, अब जैसे आप यहां पे देख लो कि एक तरफ तो सरकार आदिवासी समुदाय के बारे में सोच रही है और एक तरफ बाकी सरकार बाकी जो लोग हैं जिनको रोजगार मिलेगा, उनका जीवन बेहतर होगा और सब कुछ होगा। तो एक सामाजिक समूह की दूसरे सामाजिक समूह के साथ तुलना। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, बड़ी बात को ध्यान रखिएगा, भारत की सरकारों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आर्थिक संवर्धन नहीं है, आर्थिक और सामाजिक न्याय भी है। किसी समुदाय के साथ, किसी व्यक्ति के साथ गलत हो, यह आर्थिक संवर्धन ऐसी कभी काम नहीं आएगी, ऐसा भारत सरकार का मानना है। भारत सरकार मानती है कि हम आर्थिक संवर्धन, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, पर सबको साथ लेकर के करेंगे, किसी समाज, किसी व्यक्ति का हानि पहुंचा करके नहीं। तो इसलिए सरकार देखती है कि इस समाज के जो हित हैं वो कहीं दूसरे समाज के हितों को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक तो रहेगा ये काम करना या नहीं करना। दूसरा, मौजूदा पीढ़ी के हितों को आने वाली पीढ़ी के हितों के साथ, कि अगर आप एक बार उड़ीसा वाला उदाहरण छोड़ दीजिए, अगर कोई भी मुद्दा होता तो सरकार देखती कि अगर हम आज ये काम करते हैं तो मौजूदा पीढ़ी
को नुकसान है या फायदा, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको फायदा है नुकसान है, तो दोनों की देखा जाता है। ऐसा नहीं हो मौजूदा पीढ़ी के लिए सब कुछ कर दे, आने वाली पीढ़ी के लिए खराब हो जाए सारा काम, नहीं। जिसे सतत पोषणीय विकास आप लोग कक्षा 10 में पढ़ करके आए हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए आज की जरूरतों को पूरा करना और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना, आने वाली पीढ़ी के लिए ध्यान में रखना, तो सरकार यह भी ध्यान रखती है। फिर उसके बाद आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की तुलना, कि आर्थिक विकास भी हो और सामाजिक विकास भी हो। तो जब भी फैसले लिए जाते हैं, जब भी डिसीजन लिए जाते हैं, तो एक सामाजिक समूह को दूसरे सामाजिक समूह के साथ तुलना करी जाती है, मौजूदा पीढ़ी के हितों की आने वाली पीढ़ी के साथ हितों की तुलना करी जाती है, और आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की भी क्या करी जाती है, तुलना करी जाती है। अब बात करते हैं फैसले लेने की शक्ति, फैसले लेने की ताकत किसमें है। सबसे पहले तो मैं बात करूं, अगर फैसले लेने की जो ताकत है, हम एक लोकतांत्रिक देश है, और मैं बड़े गर्व के साथ सीना ठोक करके कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बेहतरीन लोकतांत्रिक देश का मैं नागरिक हूं। इस पर आप सभी को गर्व होना चाहिए। बड़े ही बेहतर तरीके से हमारे देश में चुनाव होते हैं, हर 5 साल पर नियमित रूप से होते हैं, सरकारें हमारी मांगों को सुनती है, पक्ष विपक्ष अपने रखे जा सकते हैं, तो बेहतरीन लोकतांत्रिक देश में अपन रह रहे हैं। और जहां लोकतंत्र होगा वहां पर सर्वोपरि सबसे ऊपर अगर कोई रहेगी तो जनता रहेगी। चाहे कोई भी फैसला हो, सारे फैसले जनता के हाथ में ही होंगे, और यह ताकत जनता को देश का संविधान देता है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, देश का संविधान भी ये कहता है, शुरुआत देश के संविधान की यहीं से होती है, हम भारत के लोग। तो कोई भी फैसला हो तो सबसे पहले पास तो ताकत किसके पास है, जनता के पास है। जनता अपनी बात बताएगी कि यह काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी मुद्दा हो, जैसे अभी उड़ीसा वाला अपन ने देखा है, तो वहां पे जो विशेषज्ञ होंगे, उन मुद्दों से जुड़े हुए जो स्पेशलिस्ट लोग होंगे, उनसे चर्चा होगी। जैसे कि किसकी राय ली जाएगी, यहाँ पे पर्यावरणविदों की राय ली जाएगी कि साहब कितना नुकसान होगा, अगर ऐसा काम अपन दूसरी जगह कर देते हैं तो क्या पर्यावरण सेफ रहेगा। अर्थशास्त्री जो है, इकोनॉमिस्ट जो है, उनसे पूछा जाएगा कि अगर ये यहाँ पे नहीं लगती है फैक्ट्री तो कितना नुकसान है, आर्थिक विकास को कितना घाटा होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ। अब इनकी राय ले ली, सब कुछ ले ली। अब जनता का प्रतिनिधि जो कर रही है, जो जनता को रिप्रेजेंट देश की संसद में, राज्यों की विधानसभाओं में जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, मतलब वो नेता, आपके द्वारा चुने गए सांसद और विधायक। तो फाइनल डिसीजन तो आपके द्वारा चुने गए सांसद विधायकों के ही हाथ में है। आपके द्वारा बनाई गई जो सरकार है उसी के हाथ में फाइनल डिसीजन है। सरकार ही फाइनल डिसीजन लेगी, क्योंकि देश में सबसे ऊपर जनता है, और जनता ने जिनको चुना है फिर वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो ही जाते हैं। ठीक है ना, उन्हीं के हाथ में पावर है, वही तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो फैसले लेने की शक्ति ये है। फिर भारत के विकास का अर्थ आर्थिक प्रगति भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, और आर्थिक और सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस की भी बात हमेशा भारत के विकास के अर्थ में रही है कि हमारा इंडिया का डेवलपमेंट का अर्थ इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस है, आर्थिक प्रगति के साथ, आर्थिक समृद्धि के साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय भी है। तो ये जो हमने एक उड़ीसा की समस्या देखी, तो उसमें हमने ये बेसिक बात सीख ली कि भारत सरकार आर्थिक समृद्धि के साथ किस प्रकार से सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखती है, और सरकार के सामने काफी समस्याओं का कभी कभार कुछ सामना करना पड़ता है। अलग अलग जो समुदाय हैं उनके लिए जो विकास का अर्थ है वो एक जैसा नहीं होता, विकास का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ कहें, आदिवासी समुदाय के लिए विकास ये है कि हमें यहाँ से भगाया ना जाए, हमारे घर, हमारी आजीविका सुरक्षित रहे, यही देश का हमारे लिए विकास है। पर्यावरणविदों के लिए है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, यही विकास है। वहां पे जो स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे उनके लिए कि बन जाए तो भैया रोजगार मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। स्टील प्रोडक्टों का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो बन जाएगी तो बोले यहाँ पे सस्ते में मिलेगा तो अच्छा बात है, बन जाए। और सरकार ये चाहती है कि नहीं साहब, दोनों काम हो, आर्थिक समृद्धि भी हो और सामाजिक विकास भी हो। अब बात करते हैं, आपके बॉक्स में दे रखा है कि एक टॉपिक है, क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। ये दोनों बच्चों एक प्रकार से हम कह सकते हैं विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। अब क्या आइडियोलॉजी है वो देखिए। वामपंथ क्या कहता है, वामपंथ उन लोगों की तरफ संकेत किया गया है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो वामपंथ या लेफ्टिस्ट जो कहा जाता है, ठीक है ना, लेफ्टिस्ट,
लेफ्ट आइडियोलॉजी और दक्षिणपंथ को राइट आइडियोलॉजी कहा जाता है, वामपंथ विचारधारा और दक्षिणपंथ विचारधारा। तो वामपंथ ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो समाज में पिछड़े जो समूह हैं उनके लिए आवाज उठाते हो, सामाजिक समानता का जो मुद्दा है वो उठाते हो और सरकार को कहते हो कि ऐसे समुदायों के लिए काम करा जाए। उसके बाद जो दूसरी है वो है दक्षिणपंथ। दक्षिणपंथ उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा, ओपन कंपटीशन, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब ये वह लोग हैं जो कहते हैं कि इकोनॉमी ओपन होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम ये सामान बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हम ये नहीं बेचेंगे, हम ये नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं। कोई भी कंपनी आए, इन्वेस्टमेंट करे, निवेश करे, ठीक है। और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ना, उसी से ही देश की प्रगति हो सकती है, उसी से ही देश का डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए क्या है कि सरकार जहां पर जरूरत ना हो वहां पर हस्तक्षेप ना करे, जो उत्पादन होना है उसको होने दे, जैसे कर रहे हैं वैसे करा जाए। और 1991 के बाद ये करा भी गया कि काफी हद तक जो बैरियर्स रोक लगा रखी थी उनको हटा दिया गया। तो अगर मैं एक सीधी भाषा में कहूं तो मैं ये कहता हूं कि ये जो विचारधारा ये कहीं ना कहीं समाजवाद को दर्शाती है, ये विचारधारा कहीं ना कहीं पूंजीवाद को दर्शाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ समानता का मुद्दा वामपंथी उठाता है, दक्षिणपंथ भी समानता के आधारित है। दोनों के रास्ते अलग हैं, बस ये भी समानता की बात करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी देश के विकास की बात करेंगे, ये भी करेंगे, पर रास्ते अलग है। ये सोचते हैं कि सरकार कंट्रोल करके देश का विकास करे, और ये चाहते हैं कि चाहे जो पिछड़ा हुआ भी है ना, वो भी क्या है, मार्केट में आकर करके अपना जो पावर है वो दिखाए और उससे फिर अपना जो विकास करे और अपने विकास के साथ देश के विकास में योगदान दे। ये दो विचारधाराएं, और बहुत सी बार आप मीडिया में भी सुनते होंगे वामपंथ, दक्षिणपंथ। और एक आगे जब आप भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करेंगे या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपके ये शब्द बड़े यूज आएंगे, वामपंथ विचारधारा है, दक्षिणपंथ विचारधारा है। ऐसे मुद्दे हमारे देश की राजनीति में उठते हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी। अब आ जाते हैं विकास की धारणाएं। विकास की धारणाएं, धारणाओं का मतलब एक प्रकार से हम आइडिया कह सकते हैं, नोशन कह सकते हैं कि हम विकास को लेकर के क्या सोचते हैं, विकास की क्या धारणा है, इस पर चर्चा करते हैं। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। बस इस चीज को आप समझ लेंगे तो विकास को समझ लेंगे कि भैया विकास में जनता के लिए, अलग अलग लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग है। जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया, आदिवासी समुदाय के लिए विकास यह है कि हमें यहीं रहने दिया जाए, यह हमारा विकास है। जो स्टील के यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता, वो ये चाहते हैं फैक्ट्री बने तो यहाँ पे माल मिलेगा सस्ते में, रोजगार वाले चाहते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए विकास, हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। उद्योगपति, अब उड़ीसा वाले केस में वापस आ जाओ। जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो वहां इंडस्ट्री लगाने वाला है, फैक्ट्री लगाने वाला है, वो ये चाहता है कि इस्पात संयंत्र, संयंत्र का मतलब इंग्लिश में प्लांट होता है, इस्पात का मतलब स्टील होता है। यहां पर प्लांट वो पौधे की बात नहीं करी जा रही जो हम लोग घरों में पौधे लगा करके रखते हैं। प्लांट का मतलब है यहाँ पे पूरी फैक्ट्री लगाना, मशीन स्टेब्लिश कर लेना ही है। तो उद्योगपति ये चाहता है कि भैया यहाँ पे स्टील प्लांट लग जाए, मतलब पूरी मशीन फैक्ट्री लग जाए। यही विकास है, यही विकास है। किसकी नजर में? उद्योगपति की नजर में ये विकास है। शहरी जो उपभोक्ता है उनकी नजर में क्या? इस्पात निर्मित वस्तु है कि स्टील बनेगा, स्टील से अलग अलग वस्तुएं बनेंगी, वो वस्तुएं खरीद पाएंगे, मतलब हमारे पास और ऑप्शन बढ़ जाएगा वस्तुओं का, अच्छी वस्तुएं अपन लोगों को और मिल पाएंगी। तो शहरी उपभोक्ता ये सोचता है। आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा घर और हमारी आजीविका ये बची रहे। तो अब यहां पर एक ही मुद्दे पर अलग अलग लोगों के लिए विकास अलग अलग है। इनके लिए विकास अलग है, इनके लिए विकास अलग है, उनके लिए विकास, डेवलपमेंट अलग है। विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। अब ये बात आ जाइए, अगर हम उस दौर की बात करें और आज भी अगर हम बात करें ना, तो विकास का कहीं ना कहीं, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? आधुनिक होना। आधुनिक का मतलब मॉडर्न हो जाना। अब सबसे बड़ी बात आती है मॉडर्न की परिभाषा क्या है, कि मॉडर्न का मतलब क्या है? नए युग में हम लोग जिए, ये मॉडर्न है। तो मॉडर्न का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? मॉडर्न का अर्थ यही लगाया गया कि जैसा पश्चिमी देशों में होता है, पश्चिमी देशों का मतलब क्या है? यूरोप के देशों में होता है, अमेरिका में होता है, वो पश्चिम के देश, अपन पूर्व के देश हैं, भारत, ये सब। तो पश्चिम के जो देशों में होता है ना, वैसा वैसा होता है। अगर आप वैसा अपनाते हो तो आप मॉडर्न हो। आप जींस पहनते हो, आप मॉडर्न हो। आप वहां के हिसाब से जीवन जीते हो, आप मॉडर्न हो। और अगर आप वहां के हिसाब से जीवन नहीं जी रहे, वहां के हिसाब से अगर कोई देश काम नहीं कर रहा है, मतलब वो मॉडर्न नहीं है।
और मैं एक बात बड़ी इस दुख के साथ भी कहता हूं, आज की युवा पीढ़ी ने मॉडर्निटी के नाम पर जीवन बर्बाद कर रखा है और कुछ भी नहीं है। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि मैं जब ये देखता हूं कि 8th क्लास के बच्चे हाथ में सिगरेट लेकर के स्कूलों से निकलते हैं, ये बड़ी दुख की बात है। साहब मॉडर्न है, चलता है? नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। चलता होता तो आप घर में बैठ करके पी लेते, नहीं चलता। ये मॉडर्निटी के नाम पर आप खुद का जीवन और देश का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया कि जो हमारा यूथ है, हमारे जो स्कूलों में बैठे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य है। ये मॉडर्निटी के नाम पर मत करिए कि कुछ भी हम लोग कुछ भी खाने को तैयार है। नहीं साहब मॉडर्न है। अमेरिका में भी तो होता है। अरे तो अमेरिका में तो लोग कुएं में कूदेंगे, आप भी कूदोगे क्या? अमेरिका के हिसाब से थोड़ी चलना है। कुछ आप खुद का भी तो सेंस लगाइए ना कि साहब ऐसा क्यों। हम कपड़ों की बात करते हैं, मैं कपड़े लोग पता नहीं जीवन में क्या पहन रहे क्या नहीं पहन रहे, पर मेरे माता पिता ने आज तक कभी मुझे फटी जींस नहीं पहने दी। फालतू के वो ऐसा साहब यूं अंदर टी शर्ट होगी, शर्ट खुली होगी, ऐसे कपड़े नहीं पहनने दिए। हो सकता है जीवन में कभी मुझे लगा हो कि नहीं मेरे माता पिता दूसरे लोगों की तरह मुझे नहीं जीने दे रहे, पर जब से मैंने जीवन में होश संभाला मुझे गर्व होता है कि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे कपड़े पहनना सिखाया, जेंटलमैन वाले कपड़े पहनना सिखाया। और क्यों सिखाया, ये ऐसा क्यों महसूस हुआ? क्योंकि मैंने देखा जीवन में कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक किसी ने कोई फटी जींस का प्रयोग नहीं करा। देश के राष्ट्रपतियों ने नहीं करा। देश के सबसे अमीर करोड़पति धनी लोगों ने कभी फटी जींस का ऐसे कपड़ों का प्रयोग नहीं करा। अब उनसे ज्यादा अमीर, उनसे ज्यादा बड़े पद पर तो मैं हूं नहीं। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो जेंटलमैन व्यक्ति होते हैं ना, वो अच्छे कपड़ों का, सिंपल कपड़ों का प्रयोग करते हैं। आज मुझे गर्व है कि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे कपड़े, अच्छे खान पीन और अच्छी परवरिश के साथ आगे बढ़ाया है। ये फटे कपड़े पहनना और जींस 3-4 जगह से फटी हुई है, शर्टें हमारी खुली हुई है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। और मॉडर्निटी के नाम पर ये भी पी लिया, वो भी खा लिया, दोस्त के साथ वहां भी चले गए, वहां भी चले गए, हम जीवन बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ। तो ये जो एक हमने सोच रखा है कि नहीं साहब जो वेस्टर्न में होता है, जो पश्चिम में होता है, वहां के देश जो कर रहे हैं, वहां के लोग जो कर रहे हैं, अगर हम भी वैसा करेंगे तभी हम मॉडर्न है। तो फिर कुछ मामलों में मैं देखो ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से पश्चिम गलत है, कुछ जगह अच्छा ही बात है, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, पर हर जगह उनके हिसाब से मान लेना गलत बात है। अगर उन्हीं के हर हिसाब से, उनके हिसाब से मैं मॉडर्न हूं, तो फिर कुछ जगह मैं मॉडर्न नहीं हूं, मैं पुराना हूं। मैं इस बात पे गर्व महसूस करता हूं। और अगर आप भी पुराने हैं तो इस बात पे गर्व महसूस करा कीजिए। किसी को दिखाने के लिए अगर हम बिगड़ जाएं, किसी को दिखाने के लिए अगर हम खराब हो जाए, तो बड़ी दुख की बात है बेटा, बहुत बड़े दुख की बात है। और ऐसा दुख अपन को ना तो खुद को देना है, ना परिवार वालों को देना है। तो विकास का अर्थ ज्यादा से ज्यादा यही माना गया कि आधुनिक हो जाए, मॉडर्न हो जाए। और मॉडर्न होने का मतलब क्या है? जो पश्चिमी देश जो कर रहे हैं, पश्चिमी देशों में जो हो रहा है, वही मॉडर्निटी है। अब क्या है पश्चिमी देशों का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस क्या है? कुछ चीजें इसमें सही रहेंगी। पहली बात है, पुरानी सामाजिक संरचनाएं टूटें। पुरानी सामाजिक संरचनाओं का मतलब है अगर कहीं किसी भी प्रकार की समाज में कुरीति है, वो टूटनी चाहिए। किसी के साथ भेदभाव होता है, वो टूटना चाहिए। किसी के साथ ऊंच नीच का भाव है, ये टूटना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, इसका मैं 100% 100% समर्थन करता हूं। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, और एटलीस्ट जन्म के आधार पर कि साहब उस जन्म में उसने गरीब परिवार में जन्म लिया, उसमें गांव में जन्म लिया, उस जाति में जन्म लिया है, उस लिंग में जन्म लिया, वहां जन्म लिया है, इनके आधार पर अगर हम भेदभाव करें और उसके अवसर की समानता छीनते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। इस बात का मैं समर्थन करता हूं। पूंजीवाद होना तथा उदारवाद होना, आप पूंजीवादी हो, अगर आप समाजवादी हो तो भी आप मॉडर्न नहीं हो, आप पूंजीवादी मॉडल अपनाते हो। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद अमेरिका अपना रहा है और अमेरिका के साथी देश यूरोप वाले अपना रहे हैं। ये बात आप लोग किस में पढ़ चुके हो? आप शीत युद्ध के दौर में और दो दुर्व्यता के अंत में पढ़ चुके हो। संवर्धी और भौतिक प्रगति, देखिए अब इकोनॉमिक ग्रोथ करना और भौतिक प्रगति का मतलब क्या है कि ये जो भौतिकता वाला जीवन है, हमारे पास बढ़िया से बढ़िया कपड़े हों, महंगी से महंगी गाड़ी हो, हर चीज महंगी से महंगी हमारे पास हो, ये प्रगति होना ही आधुनिकीकरण है, मॉडर्न है। अब हम आज क्या कुछ नहीं है हमारे पास, ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोगों के पास है, पर कुछ नहीं मिलता ना, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। उस व्यक्ति के पास 1 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 70,000 की गाड़ी है, गाड़ी दोनों एक ही काम कर रही है, पर मुझे दुख है इस बात का कि उसके पास 1 लाख की गाड़ी है। ये जीवन में है, उस व्यक्ति को वो मिल गया, मुझे नहीं मिला। और हम उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे जो हमें काफी कुछ मिला हुआ है। ये पश्चिमी की देन है कि साहब पैसों के पीछे भागी है, भौतिक जो चीजें जीवन में दिख रही उसके पीछे भागी है, और जो नहीं मिल रहा है फिर उसके लिए दुखी हो जाना,
फिर डिप्रेशन में जाना कि साहब हम तो दुखी हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो एक बात मैं कहता हूं कि जो मिल गया सो माटी है और जो ना मिला सो सोना है बेटा। हमें जो मिल जाता है ना, हम कभी उसकी कदर नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो मिला हुआ है। हमें अच्छे माता पिता मिले हुए, हमें कभी कदर नहीं है। हमें अच्छा परिवार मिला हुआ है, हम अच्छी कदर नहीं करते। हमें ईश्वर की कृपा है हम पर कि हमारा पूरा ऊपर से सिर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर अच्छे से काम कर रहा है, काफी लोगों का नहीं कर रहा है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, का घमंड होना चाहिए। हमें शरीर की कदर होनी चाहिए, पर हमें इस बात की नहीं। पर हमें कोई व्यक्ति जीवन में नहीं मिलता, कभी कोई सामान हमसे छूट जाता है, साहब ये मुझे नहीं मिला, हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो भौतिक प्रगति का कॉन्सेप्ट है, ये भी पश्चिम की ही देन है। इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंसान को अपना मूलभूत जो आवश्यकता है वो पूरी करनी चाहिए। उसके लिए बेहतर जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए अगर वो भौतिक प्रगति करता है तो गलत बात नहीं है। फिर है वैज्ञानिक तर्क बुद्धि होनी चाहिए, मतलब इंसान को साइंटिफिकली सोचना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि हजारों सालों से होता हुआ आ रहा है इसलिए हम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक होना चाहिए। जैसे कि महात्मा बुद्ध कहते थे ना कि आप पहले खुद सोचिए। वो ये कहते थे कि आप किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं, इसलिए भी मत मानो आपका गुरु कह रहा है, आपके माता पिता कह रहे हैं, कोई बड़ा कह रहा है, नहीं। इसलिए मानो कि आप खुद सोचो, उस पर विचार करो, मंथन करो कि क्या वो सही है क्या गलत है। तो इसलिए हमें कोई बात इसलिए नहीं माननी कि हजारों सालों से चली आ रही है तो मैं भी मानूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं माननी। गलत है सो गलत है। और इसलिए भी नहीं माननी कि पश्चिम के देशों में हो रही है तो हम भी कर ले, ये भी गलत है। ठीक है, तो वैज्ञानिक रूप से हमें यह देखना है कि हमारे लिए कहां तक बेहतर है, हमारे देश के लिए कहां तक बेहतर है, हमारे परिवार के लिए कहां तक बेहतर है, वह काम होना चाहिए। अब आ जाइए, आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। अब आजादी के समय भारत के सामने दो मॉडल थे। पहला था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। देखिए उदारवादी का अर्थ क्या होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि कोई भी देश में जब कोई बाहर से सामान आता है ना तो उस पर बेटा आयात शुल्क लगता है, जिसको कहा जाता है टैरिफ। इसका आयात शुल्क या टैरिफ का क्या मतलब होता है कि बाहर से सामान आएगा तो सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। दूसरा एक होता है कोटा बेटा। कोटे का अर्थ ये होता है कि भैया हम इतना ही सामान मंगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो ये क्या है, एक प्रकार से रोक टोक है, व्यापार पर रोक टोक है। आप आयात शुल्क बढ़ा करके ये दिखा रहे हो कि साहब आपका सामान ये महंगा हो गया, खरीदेगी नहीं जनता, वापस ले जाओ। कोटा लगा कर साहब इससे ज्यादा नहीं खरीदना, तो आप व्यापार में रोक टोक कर रहे हो। जब इन रोक टोकों को हटा दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उदारवाद। वो उदारीकरण है, वो उदारवाद है। तो उदारवाद पूंजीवाद का मॉडल। दूसरा जो मॉडल था बच्चों वो समाजवादी मॉडल था। इस पे मैं दोनों पे शुरू में थोड़ा बहुत चर्चा कर चुका हूं। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। तो अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया है और यूरोप के अधिकतर हिस्सों में, अधिकतर देशों में यही मॉडल, यूएसए का ही मॉडल अपनाया गया था, जो था पूंजीवादी। दूसरा इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। तो ये चीज आप बड़े अच्छे से जानते हैं, 15 देशों का समूह था सोवियत संघ, जो फिर 1991 में आकर करके बिखर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये आप सब उस किताब में पढ़ चुके हैं। दो ध्रुवीयता का अंत का जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं। पूंजीवादी मॉडल पूरा प्राइवेट सेक्टर का होता है। समाजवाद में सरकार ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करती है, यहां पे कम से कम करती है। नोट, भारत में गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पूर्ण वितरण के काम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। अब जब भारत आजाद होता है तो यह बात तो पूर्ण रूप से तय थी कि साहब अगर देश में से गरीबी को मिटाना है, देश में से सामाजिक और आर्थिक पूर्ण वितरण करना है। पूर्ण वितरण का मतलब क्या होता है, वितरण मतलब बांटना, पूर्ण मतलब फिर से बांटना। एक बार जो बटा है उसको फिर से सही कर करके फिर बांटना है। ये जो सारा काम होगा ये किसका होगा, सरकार का होगा। और आर्थिक रूप से पूर्ण वितरण कैसे होता है बेटा, टैक्स के द्वारा होता है, कर के द्वारा होता है। जिसकी इनकम ज्यादा होती है सरकार उससे ज्यादा कर लेती है, जिसकी इनकम कम होती है, ठीक है, जिनका पैसे कम होती है, सरकार उनको सब्सिडी देती है, सस्ते में सिलेंडर देती है, सस्ते में और सामान देती है, सस्ते में और करती है। तो ये क्या है, सरकार पूर्ण वितरण कर रही है। जिनके पास ज्यादा उनसे ले रही है, जिनके पास कम है उनको सरकार दे रही है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम को चलाने का जो मुख्य जिम्मा होगा वो किसका होगा, सरकार का होगा, गवर्नमेंट का होगा। अब आ जाइए नियोजन पर, या हमारा जो टॉपिक है वो है प्लानिंग। नियोजन या प्लानिंग। सभी सहमत है कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता और सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। तो देखिए हमारे देश के चाहे बिजनेसमैन हो, हमारे देश के पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, ऑलमोस्ट ज्यादातर तक लोग इस बात से सहमत थे कि भैया पूरा का पूरा काम तो प्राइवेट सेक्टर को नहीं सौंपा जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि देश में जो स्थितियां हैं
उस स्थितियों को देखते हुए काफी हद तक जो पावर है वो सरकार के पास रहनी चाहिए और सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर को ना सौंपा जाए। पर फिर जरूरी क्या है कि सरकार जो है, सरकार विकास के लिए खाका, खाका का मतलब क्या है, एक योजना, एक पूरा ड्राफ्ट, एक पूरा प्रारूप तैयार करे कि किस प्रकार से देश का विकास किया जाएगा, किस प्रकार से देश को विकास की पटरी पर लाया जाएगा। बॉम्बे प्लान 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो जो उद्योगपति है 1944 में बॉम्बे मतलब आज का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात है, उसको बॉम्बे प्रांत कहा जाता था। तो वहां पर बैठ कर करके हमारे उद्योगपतियों ने 1944 में प्लान बनाया जिसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। और इसमें यह बात कही गई थी कि एक संयुक्त प्रस्ताव है जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर करके क्या करे, देश को चलाए, अर्थव्यवस्था को चलाए। मतलब इकोनॉमी में सरकार भी होनी चाहिए और प्राइवेट भी होना चाहिए, जो कि हमने आगे जाके करा भी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मतलब हमारे खुद जो बिजनेसमैन है वो भी इस बात से सहमत है कि साहब सरकार के पास तो पावर होनी ही चाहिए अर्थव्यवस्था के लिए। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। तो बॉम्बे प्लान की मंशा मतलब बॉम्बे प्लान की इच्छा थी। बॉम्बे प्लान की इच्छा होने का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी इच्छा थी कि सरकार औद्योगिक, इंडस्ट्रियलिस्ट और अन्य जो आर्थिक निवेश है उनके क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, बड़े काम सरकार करे। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। तो चाहे दक्षिणपंथी, तो अभी जो बिजनेसमैन है ये तो ओपन इकोनॉमी के सपोर्टर्स हैं, पूंजीवाद के सपोर्टर्स हैं, उसके बावजूद भी क्या कह रहे हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और चाहे कोई वामपंथी हो, वामपंथी तो चाहता ही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप करे। तो कोई भी हो, उस समय सब इस बात से सहमत है कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था पर चले, एक प्लान इकोनॉमी पर चले और उस प्लानिंग को जो तैयार करने का काम हो वो किसका हो, सरकार का हो। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। तो योजना आयोग बनाया गया और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। कौन सी संस्था ने, योजना आयोग ने। योजना आयोग ने यह भूमिका निभाई कि साहब अब देश में कौन सा रास्ता विकास का अपनाया जाएगा, कौन सी रणनीति, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी योजना काम करेगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले करा है तो योजना आयोग ने, प्लानिंग कमीशन ने करा है। अब जो योजना आयोग, जो संस्था हमारे देश के विकास में इतना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, तो उस संस्था के बारे में तो विशेष स्तर पर पढ़ना जरूरी है। तो आ जाइए अब अपन चर्चा कर लेते हैं प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की। प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। अब देखिए, आप लोगों ने अध्याय 2 में ही देखा था कि भारत के संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग बनाया गया और उसका एक अधिकारी होगा निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब तो 2 और होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, ठीक है। तो मतलब वो क्या है, संवैधानिक आयोग है। जो निर्वाचन आयोग है वो संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग होने का मतलब है उसका जिक्र संविधान में करा गया है, उसके बारे में संविधान में लिखा गया है और उसका सारा प्रोसीजर संविधान में मेंशन होता है। चाहे वो भारतीय निर्वाचन आयोग हो, ये संवैधानिक है, और भी बहुत सारे जो आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग होता है वह भी संवैधानिक है। तो ये संवैधानिक आयोग है। उसके अलावा दूसरे कुछ आयोग होते हैं जो कानूनी होते हैं, जिनको वैधानिक आयोग कहा जाता है। वैधानिक होने का, कानूनी होने का मतलब ये कि संसद के द्वारा बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे मानव अधिकार जो आयोग है ना, वह पहले एक कानून बनाया गया था 1991-92 में, और उस कानून के में ये प्रावधान कराया गया कि साहब एक मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा। तो जो संसद के द्वारा, कानून के द्वारा बनता है वो वैधानिक आयोग कहलाते हैं, और जिनका संविधान में जिक्र हो वो संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। अब इस देश के विकास की में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला जो आयोग है, योजना आयोग, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ना संवैधानिक है और ना वैधानिक है। ना तो उसका जिक्र संविधान में हुआ है और ना उसको संसद के द्वारा पास कर करके बनाया गया है। तो फिर ये बना तो बना कैसे, ये सीधा बना कैबिनेट की मीटिंग में। प्रधानमंत्री जी का एक आदेश, एक मीटिंग हुई, उसमें कैबिनेट की कि साहब हाँ, आज से ये योजना आयोग है, इसका जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, उपाध्यक्ष जो होगा प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त करेंगे, पूरे अर्थशास्त्रियों के अलग अलग जो लोग होंगे उनकी पूरी कमेटी होगी और वो तय करेगी कि साहब किस प्रकार से देश का विकास होगा और नहीं होगा। तो संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोग अथवा दूसरे निकायों की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए करी, ठीक है। तो सीधा साधा प्रस्ताव सा रखा गया।
यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे। तो ये एक जो योजना आयोग है ना, ये एक सलाहकार की तरह है। देखिए, इसके जो अध्यक्ष हैं वो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। काफी जो मंत्री होते हैं वो भी इनके सदस्य होते थे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसमें मीटिंग में बुलाया जाता था। ठीक है, पर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसी का होगा, वही तय करेंगे कि साहब ये काम होगा विकास का या नहीं होगा। तो पूरा मतलब जो है पावर यहाँ पे योजना आयोग इस प्रकार से बनाया गया कि आप पूरा तय कर लीजिए, फिर आप हमारे सामने मतलब मंत्रिमंडल के सामने वो बात रखी जाएगी और जो उचित होगा और बजट में होगा उस पर सरकार खर्चा करेगी। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें एक इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए कहा गया था। देखिए, अब जो प्रस्ताव जारी करा गया था मंत्रिमंडल में उसमें इसके कार्यों के बारे में बताया गया। एक्चुअल में प्रस्ताव में यह बात कही गई कि भारत के संविधान ने भारत के लोगों को मौलिक अधिकार देकर करके रक्षा करी है। उसके साथ साथ राज्य नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की भी चर्चा करी है और डीपीएसपी में भारत के संविधान में डीपीएसपी में जो चर्चा करी गई है तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की बात करी गई है। तो योजना आयोग ऐसा ही काम करेगी जिससे देश के व्यक्तियों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हो और उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखी जाएंगी वो देखिए। स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको काम करने का अधिकार होगा और पर्याप्त अवसर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप पुरुष हो तो आपको ज्यादा और महिला हो तो आपको कम, पुरुष हो तो आपको ज्यादा पेमेंट, महिला हो तो आपको कम पेमेंट, नहीं, बराबर का दिया जाएगा, पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे, बराबर के अधिकार होंगे। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सर्व सामान्य की भलाई हो और समुदाय के जो संसाधन है, जो पूरे संसाधन है, उनको इस प्रकार से बांटा जाएगा, इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा कि सर्व सामान्य मतलब हर व्यक्ति का, सबका क्या हो, भला हो, उनकी भलाई हो। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाए और जन सामान्य की भलाई बाधित हो जाए। तो अर्थव्यवस्था का संचालन मतलब अर्थव्यवस्था को इस तरीके से नहीं चलाया जाएगा कि जो धन है वो कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाए, कुछ लोगों के पास चला जाए, नहीं, और सर्व सामान्य जो सबकी जो भलाई वाला काम है वो रुक जाए, ऐसा नहीं। ऐसा ही काम किया जाएगा जिससे कि सबकी भलाई ही होगी, सबका विकास ही होगा। चलिए, अब हम आ जाते हैं नीति आयोग पे। तो जो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बनाया गया था, योजना आयोग ने एक जो बहुत बड़ा तरीका अपनाया वो ये था 5 ईयर प्लान का, जिसको हम लोग कहते हैं पंचवर्षीय योजना। अभी इस पे पढ़ेंगे भी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान उन्होंने अपनाया। इसमें यह कहा गया कि 5 सालों के लिए योजना आयोग एक पूरा प्लान तैयार करेगा कि हमें क्या क्या काम करना है और किन किन जगहों पे हमें कितना निवेश करना है। ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाएगी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, दूसरी 1956 से 1961 तक चली, फिर तीसरी 1961 से 1966 तक चली। 1966 के बाद जो पंचवर्षीय योजना चली वो 1969 में चली। 3 साल का ब्रेक लग गया क्योंकि उस समय थोड़ा सा भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि खाद्य संकट भी हो चुका था, खेती में बहुत जगह अकाल आ चुका था, हमारा 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो थोड़ा सा क्या कर दिया गया, प्लान हॉलीडे के नाम से अवकाश दे दिया गया कि साहब अभी प्लानिंग नहीं करी जाएगी। 1969 के बाद जो आगे की कहानी वो अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे कर करके पंचवर्षीय योजनाएं चलती रही और फिर जो पंचवर्षीय योजना आई आगे जाकर के 2012 में फिर चल रही है। मैं आखिरी लास्ट पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा हूं जो 15 से लेकर के 17 तक का टाइम पीरियड था। 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने 1 जनवरी 2015 को इस संस्था की स्थापना कर दी। 1 जनवरी 2015 को इस संस्था की स्थापना कर दी जिसका नाम था नीति आयोग। अब इस नीति आयोग का अगर आप नीति शब्द को देखेंगे तो नीति का मतलब ही वही होता है, ठीक है, कुछ पॉलिसी बनाना, ठीक है, और इस नीति की फुल फॉर्म भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये नीति ऐसे ही है, तो नीति की फुल फॉर्म है। नीति की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
मतलब भारत को बदलने वाली जो राष्ट्रीय संस्था है वो है, मतलब। और जैसे मोदी जी के आने के बाद एक शब्द का और प्रयोग हो रहा है, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, ठीक है ना। तो न्यू इंडिया के लिए क्या करा गया था, नीति आयोग बनाया गया था। दोनों के कामों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, इसके भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री जी थे, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी रहेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अब खत्म सा हो गया। पंचवर्षीय योजनाओं पर नीति आयोग काम नहीं करता है, ये अलग तरीके से काम करता है। इस पर अभी अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेक्चर्स में करी हुई है, और भी उससे ज्यादा चर्चा है वो आगे जाकर के भविष्य में कॉलेज में होगी। अभी 12th में इतना इसका बेस है नहीं कि अपन पंचवर्षीय योजनाओं पर, योजना आयोग पर, नीति आयोग पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करें। अब आ जाइए शुरुआती कदम। अब भारत आजाद होने के बाद 1947 से क्या शुरुआती कदम क्या होते हैं, शुरुआती क्या काम होते हैं, वो देखते हैं। सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। तो हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी हम लोग हैं, पर हमारा झुकाव किधर है, समाजवाद की तरफ। ये बात मैं शुरुआत से कह चुका हूं। समाजवाद जो है वो यूएसएसआर, सोवियत संघ में था। तो सोवियत संघ ने जैसे पंचवर्षीय, वहां पर भी पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो ऐसा ही मॉडल हम लोगों ने भी अपनाया कि साहब 5 सालों के लिए योजना बनाएंगे और फिर उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। मतलब सरकार, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म गोल्स लेकर के चल रही है, लंबे समय के गोल लेकर के चल, 5 साल में ये करना है, ठीक है। अब ऐसा ही आप लोग भी जीवन में करते हो, मुझे 2 महीने में ऐसा करना है, मुझे 2.5 महीने में ऐसा करना है। मैं आपको जीवन में एक बात कहता हूं, आप लंबे समय के गोल्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है, पर बस जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आप पर डे जो है ना वो भी गोल बनाइए कि साहब बस मुझे आज का दिन है मेरे पास, आज, कल क्या है क्या नहीं पता नहीं, बस आज है, आज क्या क्या कर सकता हूं ये अपन को देखना है। कल है, बस आखिरी कल होगा तो कल मुझे ये काम करने हैं, ठीक है ना। तो एक एक दिन का अपन बनाए, क्योंकि अपन सोचते हैं ना 2.5 महीने में ये काम करना, और कर लेंगे यार। आपको इस सबसे अच्छा एग्जांपल ये देता हूं, जब एग्जाम में 4-5 दिन का ब्रेक मिल जाता है ना, तो बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। अरे सर अभी तो 5 दिन पढ़े यार, अभी पढ़ेंगे, 2 दिन रुक जाओ सर, 3 दिन रुक जाओ, लास्ट डे पता चला यार अब कल तो एग्जाम है, फिर वो पढ़ता है। जो बच्चा 5 दिन में पूरा कवर नहीं कर पाया वो 1 दिन में कवर कर लेता है, क्योंकि उसमें लगता है बस आज की क्या है, अब कल तो एग्जाम देके आना है। तो हमें भी हर डे की प्लानिंग करनी चाहिए, ज्यादा लंबा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कल हो या ना हो भगवान जाने, पर जो है आज है, और आज अपन को अपना बेहतरीन करना है। और दूसरी बात, अगर कल मिले तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा आज कल से बेहतर हो, जो बीता हुआ हो उससे हम अच्छा हमारा बने। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। तो एक सीधा साधा सा विचार ये था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, और जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसमें आमदनी, मतलब सरकार की इनकम कितनी है, सरकार का जो खर्च की योजना है वो क्या होगी, वो उसमें बताएगी। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। तो केंद्र सरकार का भी बजट और राज्य सरकार का जो बजट है, वो दोनों बजटों को 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 पार्ट्स में बांटा गया। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से? एक हिस्सा है गैर योजना व्यय का था, इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दिन मदों पर खर्च करना था। गैर योजना का मतलब क्या है? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्चे। तो सरकार के ऐसे खर्चे हैं जिनकी प्लानिंग नहीं करी गई है, जो कि पूरे साल में जो चलते हैं, जैसे कर्मचारियों को तनख्वाह देनी है, ये छोटे मोटे काम करने, ये तो करनी है, ये गैर योजना में। तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बजटों को 2 भागों में बांट दिया। एक तो नॉन प्लान वाला, कि ये तो जो रेगुलर चलता है काम, उसको चलाने वाला है। एक प्लांट के लिए भी आपको रखना है पैसा, कि कोई बड़ा काम करना है, कि 5 सालों में इतने हॉस्पिटल, इतने स्कूल, इतनी फैक्ट्री ये खोलनी है, तो प्लांट के लिए है। दूसरा हिस्सा, जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूं, गैर योजना में, जैसे आपको बेस्ट उदाहरण, हम कभी ये योजना थोड़ी बनाते कि मैं कल खाना खाऊंगा, नहीं बनाते, वो तो खाना ही है, वो तो खाना ही है। मुझे टूथपेस्ट करना है कल, करना थोड़ी, वो करना, वो बेसिक काम है। उसके लिए प्लानिंग क्या करना है भैया? प्लानिंग तो कुछ ऐसे कामों के लिए करी जाएगी ना, हाँ भाई मेरा कल बोर्ड का एग्जाम है, मुझे कल इतने बजे बोर्ड के एग्जाम के लिए निकलना है, मुझे कल वहां जाना है, तो उसके लिए इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ट्रेन पकड़ूंगा। बेसिक कामों की थोड़ी बनाते हैं, तो वैसे ही है। तो जो रेगुलर बेसिस पे जो काम होने वो तो करनी है, पर प्लान्ड योजना व्यय भी आपको करना है। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था, योजना में तय की गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। तो दूसरा हिस्सा योजना व्यय या प्लान्ड एक्सपेंडिचर का था, इसमें प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा जाएगा कि साहब हमें पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, और 5 साल की अवधि में फिर उसे खर्च करेंगे उस पैसे को।
पंचवर्षीय योजनाओं पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के हस्तक्षेप कर सकती थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं में अमल करने का एक फायदा था, मतलब एक जो बेनिफिट था वो ये था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर हुआ करती थी कि साहब अब हमें 5 सालों में ये काम करना है, मतलब लॉन्ग टर्म टारगेट सरकार ने तय कर लिया और 5 साल में हमें ये काम करना है और लंबी अवधि के लिए हस्तक्षेप कर सकते थे। 5 साल के लिए सरकार ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि हम इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे, इस प्रकार से हम इंटरफेयर करेंगे। अब आ जाइए प्रथम पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसका बड़ा इंतजार था काफी समय से, ठीक है ना, पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, क्योंकि विकास के रास्ते पे भारत चल रहा था, राष्ट्र निर्माण का फिर से राष्ट्र निर्माण कर रहा था भारत। तो उसमें जो पहली जो पंचवर्षीय योजना आती है वह पंचवर्षीय योजना जो विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। तो इस पंचवर्षीय योजना को लेकर करके देश में हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे उद्योगपति हो, सब बड़े एक्साइटेड थे कि इस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने किन किन बातों का जिक्र करा है। तो आइए अपन भी जिक्र कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की कोशिश देश को गरीबी के मक्कड़ जाल से निकालने की थी। देखो, अंग्रेज जब भारत आए ना, तब हम बड़े अच्छी स्थिति में हुआ करते थे, आर्थिक रूप से कह रहा हूं, ठीक है। सामाजिक स्थितियों में सामाजिक कुरीतियां रही होंगी और रहा होगा, वो एक अलग मुद्दा है। आर्थिक रूप से भारत की बड़ी अच्छी स्थिति हुआ करती थी, पर जब ब्रिटिशर्स जब गए तो भयंकर गरीबी में फंसा कर करके गए, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों ने जो विश्व राजनीति वाली किताब है उसमें देखा होगा कि सारे विकासशील देशों का, जिनमें से अधिकतर वह देश हैं जो किसी ना किसी यूरोपियन देश से अभी आजाद हुए ही हैं, उनका पहला काम यह है, उनके लिए पहला टारगेट यह है कि हमारे देश में से गरीबी को खत्म करके आर्थिक विकास हमें कराना है। तो वही काम भारत के सामने था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई है उसमें देश को गरीबी के मक्कड़ जाल से बाहर निकालना, मतलब जो गरीबी में फंस चुके हैं लोग, उस गरीबी से बाहर लेकर के आना, उस गरीबी से लोगों को बाहर निकालना। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। तो के.एन. राज क्या है? अर्थशास्त्री का नाम है, जिन्होंने प्रथम पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और के.एन. राज जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। क्या बात कही है? अगले 2 दशकों तक, 2 दशक तक मतलब 20 साल तक, मतलब 1971 तक इन्होंने कहा है कि भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी। तो के.एन. राज जी कहते हैं कि शुरुआती 20 साल भारत सरकार को धीरे धीरे विकास करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि तेजी से करेंगे तो क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। जैसे ऐसा ही है कि जब शुरुआत में बच्चे को साइकिल सिखाई जाती है तो उसको धीरे धीरे क्योंकि तेजी से भगाएगा तो हो सकता है गिर सकता है। तो के.एन. राज जी कह रहे हैं अगर तेजी से चलेंगे तो हो सकता है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। तो धीरे धीरे 2 दशक 20 साल तक काम करना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर किस पर दिया गया? कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध बनाए गए, सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। तो सरकार क्या है, कृषि पे बड़ा फोकस कर रही है, उस समय एग्रीकल्चर पे बड़ा फोकस कर रही है। सरकार चाहती है कि कृषि ज्यादा से ज्यादा विकसित और बेहतर हो, इसलिए सरकार ने ज्यादा बांध बनाए और इन्हीं बांधों को माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, ठीक है। बांध बनाए, सिंचाई के क्षेत्रों में सरकार ने निवेश करा, जैसे भाखड़ा नागल डैम हो गए, ये बांध उसी समय बनाए गए। भाखड़ा नागल जैसी विशाल परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित करी सरकार ने, निवेश करी, खर्च करी। इस योजना में भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया और उसे देश के विकास की बुनियादी चीज मानी गई। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। अगर जब कृषि की बात होगी, एग्रीकल्चर की बात होगी, तो सरकार भूमि सुधार का जरूर वहां पे नाम आएगा, लैंड रिफॉर्म का जरूर नाम आएगा। लैंड रिफॉर्म का मतलब यहां पर यह नहीं होता है कि जमीन उपजाऊ नहीं है, उसको बेहतर उपजाऊ बनाने के लिए सरकार खाद दे रही है। लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार का मतलब यह है कि जब अंग्रेज यहां पर थे तो क्या जमींदार क्या करते थे? किसानों के पास से टैक्स लेते थे और अंग्रेजों को देते थे। अगर किसान उन जमींदारों को टैक्स नहीं दे पाते थे तो जमींदार क्या उनसे जमीनें हड़प लेते थे और उन्हीं किसानों को मजदूर बना करके काम करवाया करते थे। मतलब मुद्दा यह था कि जिनको खेतीबाड़ी नहीं आती है, जमीनें उनके पास है, और जिनको आती है वो मजदूर बन करके काम कर रहे हैं। तो सरकार ने बोला इन जमींदारों से क्या करनी है? जमीनें खींचनी है, और जो सच्चा किसान है
उसको देनी है, क्योंकि जब किसान को लगेगा मेरी जमीन है तो क्या करेगा, ज्यादा उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और भारत को आत्मनिर्भर खाद्यान्नों में बनाएगा। तो लैंड रिफॉर्म ये था। इसके अलावा सरकार इसमें एक और चीज करती है, लैंड सीलिंग एक्ट लेकर के आती है। मतलब क्या करती है, जमीन पर सीमा निर्धारण कर देती है कि खेती बाड़ी की जमीन किसी एक व्यक्ति के पास इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इतनी लिमिट सेट करी गई है तो किसी भी जमींदार के पास इससे ज्यादा है, बोल दिया साहब 2 बीघा से ज्यादा किसी के पास नहीं होगी, तो अगर ज्यादा है तो फिर वो क्या करेगा, देगा, सरकार को देगा और सरकार फिर किसानों को देगी। तो भूमि सुधार पर भी सरकार ने जोर दिया है। योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचत उनके खर्च से ज्यादा हो। अब देखिए, योजनाकार यह भी चाहते थे कि देश की जो राष्ट्रीय आय है उसका स्तर सबसे ऊपर हो। ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़े, नेशनल इनकम है वो बढ़े, और नेशनल इनकम बढ़े तो उसमें यह भी है कि बचत भी हो लोगों की। और बचत कब होती है, जब आपके खर्चे कम हो। ठीक है, आपके खर्चे कम हो, क्योंकि जैसे मैं अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूं कि ये y = C+S हम लोग पढ़ाते हैं। y का मतलब होता है इनकम, C मतलब उपभोग, जो आपने पैसा खर्च कर दिया, और S मतलब सेव, बचाना है। तो हम हमारी इनकम को या तो खर्च करते हैं या बचाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है और इसमें से वो 8,000 खाने पीने या जिन भी चीजों पर खर्चा करता है, 2,000 उसने बचा ली। अब अगर उसकी इनकम मान लीजिए 30,000 हो गई है, तो भैया 8,000 में भी तो खाई पी रहा था, अब ज्यादा क्या कर देगा, 10,000 खर्च कर देगा, 20,000 क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो जैसे जैसे अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मानते हैं, बचतें भी बढ़ेगी। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश करी, तो योजनाकारों ने लोगों से कहा कि बचत को बढ़ाया जाए, सेविंग्स को बचाया जाए। यह काम भी कठिन था, क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। तो अब एक्चुअल में यहां पर भी समस्या थी कि जितने लोग रोजगार पाने के काबिल थे, मतलब जितने लोगों को रोजगार देना चाहिए था, जितने लोगों को रोजगार चाहिए था, उतने लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार के पास पूंजी भंडार नहीं था। सरकार के पास उतना नहीं था कि उन लोगों को रोजगार दे और उनको पैसा दे। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई, और बाद के दिनों में मतलब बीच में से थोड़ी बढ़ोतरी होती है, बचत बढ़ती है, पर फिर धीरे धीरे वापस 1960 के दशक से 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई है। अब देखिए, थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट भी करिए। 1960 का दशक मतलब 61 से 70 का दौर, और 70 के दशक के शुरुआती साल मतलब 72, 73, 74 तक मान लो आप, ये वो समय रहते हैं बेटा जब भारत बड़ी समस्याओं में रहता है। आप देखिए 62 में युद्ध, 65 में युद्ध, उसके बाद खाद्यान्न संकट आ जाता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी नारा देते हैं, जय जवान जय किसान का। उसके बाद फिर 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो मतलब इस समय स्थितियां बड़ी विकट है भारत के लिए, आर्थिक संकट है और भी बाकी संकटों से भारत जूझ रहा है, अकाल आ रहा है, सूखा आ रहा है। तो यहाँ पे लोगों का जो बचत थी वो भी क्या हो गई, खर्च हो गई। तो यहाँ पे चीजों को कनेक्ट करिए। मैं फिर कहता हूं, जोड़ने का काम है, और जोड़ करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, लिख पाएंगे और बोर्ड टॉपर बन पाएंगे। अब आइए उस समय क्या समस्या हमारे सामने थी उनका भी जिक्र कर लेते हैं। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। अब भारत के पास उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर उसको ज्यादा अब जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना होती है सरकार, उसमें क्या करती है, उद्योगों पे ज्यादा फोकस करती है, इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करती है। इंडस्ट्रीज का मतलब यह था कि सरकार को बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी चाहिए, तो सरकार को अपनी बहुत ज्यादा जो विदेशी मुद्रा है वो किस चीज में खर्च करनी पड़ी, टेक्नोलॉजी को खरीदने में खर्च करनी पड़ी। अगर टेक्नोलॉजी खरीदनी है तो आपको जो मुद्रा है वो देनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया। अब कोई भी बिजनेसमैन कोई भी हो, वो कृषि में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, कृषि में कोई निवेश नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि कृषि क्या है, मानसून पर निर्भर है। बारिश नहीं आई तो फसल खराब, पैसा डूब गया। कभी वैसे फसलों में कीट लग गया तो वैसे फसल खराब हो गई, वैसे पैसा डूब गया। उद्योगों में तो ऐसा है नहीं, उद्योगों में तो काम चल रहा है, चलता रहेगा। तो कोई भी जो है ना, निवेश जो करेगा, पैसा लगाएगा, वो उद्योगों में ज्यादा लगाएगा। अब उद्योगों में ज्यादा पैसा लगाने से क्या हुआ, कृषि पे से ध्यान हट गया। अब इससे क्या हो गया, खाद्यान्न संकट आ गया, अकाल पड़ गए, सूखे हो गए, बड़ी समस्या हो गई हमारे सामने। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका अलग से सताने लगी थी। और मैं एक बात कहता हूं बच्चों, शुरुआती भारत का दौर बड़ा संकट में दौर था बच्चों, ठीक है ना। और मैं सच में सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं उस समय के हमारे नेताओं को, महापुरुषों को, जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से देश की अर्थव्यवस्था को और देश को संभाला है। बहुत काबिल तारीफ है। और मैं इसलिए ही मैं हर बार हमेशा कहता हूं, बहुत सी बार लेक्चरों में आपने मुझसे सुना होगा कि देश को आगे ले जाने में
हमारे देश के सभी प्रधानमंत्रियों का और सभी सरकारों का बहुत योगदान है और हमारी सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो इसलिए हर बार सरकार की कमी नहीं निकालनी चाहिए, हमें अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए। बहुत अच्छे काम हमारे देश की सभी सरकारों ने कहे हैं। मैं किसी पार्टी के समर्थन में या विपक्ष में नहीं, मैं सभी के पक्ष पे ये बात कह रहा हूँ। भारत के योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई है। तो अब भारत के जो योजनाकार थे उनको ये बड़ी समस्या थी कि यार साहब कृषि पे ज्यादा फोकस करें या उद्योग पे ज्यादा फोकस करें। कृषि पे ज्यादा फोकस करते हैं तो उद्योग छूट जाता है, उद्योग पे ज्यादा फोकस करते हैं तो कृषि पीछे रह जाती है। और ये आगे तक हमारा एक बड़ा मुख्य विवाद बन करके रहता है। ये मुख्य विवाद बनता है और ये बुक में भी था बट इस सेशन में काट दिया गया है, एनसीईआरटी ने हटा दिया है यहाँ से। मुख्य विवाद ये था कि साहब हम कृषि पे ज्यादा निवेश करें या उद्योग पे ज्यादा निवेश करें। अब कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि कृषि पर हो, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और कृषि हमारी रीढ़ की हड्डी है। काफी लोग 75% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, तो सरकार ज्यादा ज्यादा कृषि पे खर्चा करे, कृषि को बेहतर बनाए। पर कुछ लोगों का मानना था कि कृषि पे कितना ही खर्च कर दो भारत विकसित नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उद्योगों पर ज्यादा खर्च करना जरूरी है, क्योंकि उद्योगों में अंतिम वस्तु बनेगी, फाइनल गुड बनेगा, वो सामान बनेगा जो कि पूरी दुनिया में बिक सकता है। और बिकेगा तभी तो क्या होगा, पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी और भारत और मजबूत होगा। तो कृषि पे खर्चा हो, उद्योग पे खर्चा हो, तो कहीं ना कहीं कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक रास्ता निकाला कि कृषि आधारित उद्योग लगा दी जाए। ऐसे उद्योग लगाओ जिनमें कच्चा माल कहां से आता हो, कृषि से आता हो। जैसे कि कॉटन की शर्ट टी शर्ट बनाओ, क्योंकि कॉटन कपास रुई जो है वो खेती से आएंगी, कृषि से आएंगी। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीतियों में सीधे सीधे शहरों की तरफदारी होती नजर आ रही है। तो जो आलोचना करने वाले हैं उन्होंने कहा कि योजनाकार सरकार जो भी है ना, ये क्या कर रही है, शहरों की तरफ काम कर रही है, गांवों के लिए नहीं सोच रही। कैसे बोला, क्योंकि ये उद्योगों पे काम कर रही है। अब उद्योग तो ज्यादातर कहां खुलते हैं, शहरों में खुलते हैं। खेतीबाड़ी कहां होती है, गांव में होती है। तो अगर हम कभी भी कृषि अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं भैया। गांवों का विकास माना जाएगा अगर कृषि का विकास हो रहा है। और उद्योगों की बात कर रहे हैं तो शहरों की बात हो रही है। तो यहां पे यही बात कही गई है कि यहां पे तो शहरों की तरफदारी हो रही है, क्योंकि सरकार उद्योग पे ज्यादा ध्यान दे रही, कृषि पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई है। तो कुछ लोगों को यह मानना था कि कृषि की जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर के गलती की गई है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योगों की जगह कृषि आधारित उद्योगों पर जोर दिया जाए। अब कुछ भी हो, किसी ने कुछ सोचा हो, किसी ने कुछ कहा हो, सबके विचार अपनी जगह सही है। पर हम ये कहते हैं कि जब शुरुआती दौर में जो उद्योगों की नींव रखी गई है, उसने भारत के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, भारत के डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाई है। 1970 ये जो अपना टॉपिक है, ये विकेंद्रित योजनाओं का टॉपिक है बच्चों। विकेंद्रीकृत नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये लास्ट टॉपिक है अपना। और इसमें एक्चुअल में थोड़ा सा स्लाइड, चलिए आ जाइए। 1987 से विकेंद्रीकृत नियोजन क्या है, केरल में एक मॉडल अपनाया गया, विकेंद्रीकृत नियोजन या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है कि सब कुछ केंद्र से कंट्रोल हो रहा हो, पर डिसेंट्रलाइज्ड में होता है कि पावर थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, केरल में 1987 से 91 तक नव लोकतांत्रिक पहल नाम से एक अभियान चलाया गया। इसके तहत इसके अंतर्गत विकास के अभियान चले, जिसमें विज्ञान पर्यावरण के मामले में 100% साक्षरता का अभियान चलाया है कि भैया विज्ञान को लेकर के, पर्यावरण के बारे में जानकारी लेकर करके लोगों में क्या हो, 100% क्या हो, लिटरेसी रेट हो, 100% उनको ज्ञान हो। इन अभियानों की रूपरेखा इस तरह बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सके। तो इन अभियानों की जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से बनाई गई थी कि लोगों को स्वयंसेवी नागरिक मतलब खुद इन संगठनों में जुड़े और खुद काम करें और विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल हो जाए। केरल में इस बात के भी प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजना को तैयार करने में शामिल हो। तो केरल में इस बात के भी प्रयास करे गए कि पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर की योजनाओं में भी लोग इन्वॉल्वमेंट करें। मतलब लोग तय कर रहे हैं कि हमारी पंचायत में क्या होगा, हमारे जिले में क्या होगा, लोगों के हाथ में पावर सौंप दी गई, इसलिए इसको विकेंद्रीकृत नियोजन है। और आप ये देखिए कि केरल के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है, पर इसके अलावा केरल में ज़्यादा उद्योग भी नहीं है, उसके बावजूद भी सबसे हाईएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो केरल में है। इसके अलावा हेल्थ में बड़ा अच्छी स्थिति में है, जो
प्रत्याशा दर है कि भाई आयु प्रत्याशा दर की कितने समय तक जिएगा, वो केरल की सबसे ज़्यादा है। शिशु मृत्यु दर कम है, मृत्यु दर कम है, तो ये अच्छी बात है केरल का ये जो मॉडल है वो। इसी के साथ ये अपना जो वन शॉट है वो कंप्लीट होता है। और ये बच्चों आप लोगों के लिए कोर्सेज है कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, राजनीति विज्ञान का और भूगोल का, ठीक है। जिन कोर्सेज में आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको हैंड रिटन नोट्स, हर क्लास वन शॉट की PDF आप लोगों को मिलेंगी, और भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होंगी जिनके लिए आप इन टीम के पास कॉल कर सकते हैं और ये कोर्स ले सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलेंगे आपके अपने एप्लीकेशन लर्न एंड शेयर आर्ट्स के एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का ये वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा, कौन कौन बच्चा जो है लास्ट तक टिक करके वन शॉट में टिक करके देख के गया है, आधा सेकंड का भी मिस नहीं करा, वो भी मुझे बताइएगा। और अब अगला चैप्टर कौन सा आप लोगों को चाहिए वो भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियां मिलती रहे। और मैं मिलूंगा एक नए वन शॉट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।